नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में आपको बहुत डिटेल में कुछ समझने में आएगा। देखो, सबसे पहली चीज जानो कि आप अगर CGL देने जा रहे हैं या CHSL देने जा रहे हैं या CPO देने जा रहे हैं या MTS देने जा रहे हैं, आपको पता है हर चीज का सिलेबस लिमिटेड है। रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, बट सबसे ज्यादा परेशान भी आप जीके को लेकर रहते हैं। और जीके में सबसे ज्यादा परेशान करंट अफेयर, क्योंकि जीके का तो आपको पता है हिस्ट्री में क्या पूछ सकता है, पॉलिटी में क्या पूछ सकता है, अपने साइंस में क्या पूछ सकता है, इकोनॉमी में क्या पूछ सकता है, बट करंट अफेयर में हम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। तो अभी रिसेंट में एसएससी ने एसएससी जीडी का एग्जाम कंडक्ट करवाया, जो कि फरवरी में ऑलमोस्ट हुआ है। तो इससे हमें ये सीखने में आएगा कि कितने महीने का करंट अफेयर करना है। इससे हमें ये सीखने में आएगा इसका एनालिसिस किस तरीके से करना है, या आने वाले टाइम में जब भी आप किसी पेपर को देखें तो उसको एनालिसिस कैसे करें। क्योंकि हम पेपर में प्रश्न तो पढ़ लेते हैं, प्रश्न तो हर कोई पढ़ रहा है, हर किसी के पास किताब, लेकिन आप बेटर क्या कर रहे हो वो चीज है जो इम्पैक्ट डालेगी। बेटर कैसे करना है वो चीज, जैसे अगर मैं पेपर करता हूँ, कोई भी पेपर करता हूँ, लाइक यूपीएससी का कोई भी पेपर मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्या चीजें एनालाइज करता हूँ जिससे मुझे अपने प्रीवियस ईयर को करते हुए और ज्यादा, यानी कि और ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है। और जब मैं पढ़ने बैठता हूँ कोई सोर्स या कोई सिलेबस से, मतलब कोई किताब से पढ़ने बैठता हूँ, तो मुझे किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है वो प्रीवियस ईयर से हमें समझ में आता है। हम क्या काम करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर उठाया, दर 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 सॉल्व किया, हो गया, हमने कह दिया प्रीवियस ईयर पेपर कर लिया। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको ये समझना होगा ना कि कहाँ से एसएससी ने रिसेंट एग्जाम में प्रश्न पूछे। तो हिस्ट्री में वैसे बहुत सारी चीजें, इतना बड़ा हिस्ट्री है, कुछ भी पूछ सकता है। पॉलिटी में इतनी बड़ी, इतनी मोटी लक्ष्मीकांत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इतना बड़ा है, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। बट हमने रिसेंट एग्जाम का पेपर इस वजह से उठाया कि एसएससी अभी किस जोन में चल रही है, और आपको करंट अफेयर कितने दिन का तैयार करना है, किस टाइप के करंट अफेयर, और करंट अफेयर में किन चीजों पे फोकस किया जाना चाहिए। लाइक अगर हमने फेस्टिवल पे फोकस किया, क्या फेस्टिवल पे बस ये किस स्टेट से रिलेटेड है यही पढ़ना है? नहीं, और भी क्या चीजें पढ़ी जा सकती है वो देखते हैं। लिमिटेड टाइम में बेटर यूटिलाइज करना है आपके टाइम को, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो। तो पूरी वीडियो देखना, और कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये जो अभी जीडी का पेपर हुआ था, 22 फरवरी का पेपर है। 2:30 से लेकर 3:30 के बीच एग्जाम हुआ था। मैं टाइम कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये मैंने वन नोट पे टाइप कर रखा है ताकि आपको देखने में आसानी। एक चीज और बता दूं कि ये पेपर जो है वो हिंदी अंग्रेजी में किस भाषा में, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम पढ़ने नहीं वाले हैं। हम एनालिसिस कैसे करेंगे, किन चीजों पे फोकस करना, उस पर मैं टारगेट करूंगा। और प्राइम फोकस इस अपने उसका होगा, वीडियो का, इस सेशन का होगा कि हमें किन टॉपिक्स को पढ़ना है और उन टॉपिक्स में क्या चीजें कवर करनी है, बस इतना। और ये आपके जीके में जो आपका इनपुट है, कई बार आउटपुट उतने लेवल पर नहीं आता, तो उस आउटपुट को बढ़ाने के लिए ये सेशन रखा गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सेटअप नया है, इसमें मुझे भी थोड़ा अनकंफर्ट आ रहा है, बट फिर भी ठीक है। चलो, पहला प्रश्न में क्या कहा गया। 20 प्रश्न है, 20 प्रश्नों से हम काफी कुछ सीखने वाले। जुलाई 2023 में आधो अर्जुन को, किसको, आधो अर्जुन को ही होंगे, भारतीय किस महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यहां से हमें नहीं मतलब कि ये क्या प्रश्न है क्या नहीं, हमें एक चीज पता चल गया कि किसी फेडरेशन के प्रेसिडेंट के बारे में बात हो रही है। किसी फेडरेशन के प्रेसिडेंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। यानी हमें एक चीज ध्यान रखना है कि हमें अपॉइंटमेंट पढ़नी है। क्या पढ़ना है? अपॉइंटमेंट पढ़नी है किसकी? कोई प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया हो। जैसे हो सकता है अगले में वॉलीबॉल का इसमें पूछा गया, हो सकता है बास्केटबॉल पूछ ले, हो सकता है बैडमिंटन पूछ ले, हो सकता है हॉकी पूछ ले, हो सकता है कुश्ती पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो हमें अपॉइंटमेंट पढ़ने किसका? प्रेसिडेंट का, किसी भी फेडरेशन के प्रेसिडेंट का। दूसरी चीज यानी कि किसी भी महासंघ के अध्यक्ष का। कैप्टन का, अगर कई सारी टीमें होती हैं तो उसमें कैप्टन कौन कर रहा है। तीसरा, कोच कौन है, ठीक है, कोच कौन है। और अगर उससे रिलेटेड अभी जल्दी में कोई मेडल आया है या कोई ट्रॉफी आई है तो वो सारी चीजें पढ़नी। इससे हमें ये सीखने में, जैसे आपने देखा होगा कि संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, एसएससी का बहुत पॉपुलर प्रश्न था मेरे टाइम पे, 17-18 के टाइम पे बहुत पूछता था। आपको जब ये पढ़ रहे हो ना, कि जैसे अब इस प्रश्न को आप करने गए, आप क्या करते हो, आधो अर्जुन को भारतीय महासंघ के अध्यक्ष, वॉलीबॉल, आपका खत्म नहीं। इससे ये हमें सीखने में आया कि किसी फेडरेशन का प्रेसिडेंट, यानी सारे फेडरेशन जो अभी पॉपुलर हैं उनके प्रेसिडेंट के बारे में देख लो कि कौन प्रेसिडेंट है, अपॉइंटमेंट कब हुई, उनका प्रेसिडेंट कौन है, कैप्टन कौन है, कोच कौन है, और उनने मेडल कौन से जीते। मेडल से हमें एक चीज और समझ में आ जाएगा कि किस गेम से रिलेटेड कौन सी ट्रॉफी है और कौन सा मेडल है। ये समझ में आ गया। तो आपको क्या पढ़ना है, किस कौन सा फेडरेशन का प्रेसिडेंट कौन नियुक्त किया गया। अगर रिसेंट 1 सालों में हुआ है तभी, 5 साल पहले हुआ तो हमें कोई मतलब नहीं। उसका कैप्टन अगर चेंज हुआ तो कैप्टन कौन है। अगर जैसे कोई ट्रॉफी चल रही है तो वो ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, किस गेम से रिलेटेड, ये सारी चीजें पढ़नी। जैसे संतोष ट्रॉफी पूछ ली गई, अभी विजय हजारे पूछ ली गई, बॉर्डर गावस्कर पूछ ली गई, क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी, ये सारे जैसे कुछ भी अवार्ड, कुछ भी वो मिला, तो वो सारी चीजें पढ़ने जरूरी है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं।
ये प्रश्न हमारा इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स में पूंजीगत प्राप्तियां वगैरह पूछा गया। इकोनॉमिक्स का तो आपको पता होगा, इकोनॉमिक्स में कुछ भी पढ़ लिया जाए, हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, बट बेसिक चीजें जो है आपको, कैपिटल क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, बेसिक चीजें जो लूसेंट में दी गई उतनी चीजें पढ़ लेना। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखना, जैसे कि कोई भी जीडीपी, जीएनपी, ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें हैं इकोनॉमिक्स की ना, वो पता होना चाहिए। जैसे डिमांड कर्व, आपको पता होगा डिमांड कर्व वगैरह से रिलेटेड प्रश्न बहुत आता है कि किसी चीज की प्राइस कैसे बढ़ता है, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ सकता है, ये सारी चीजें, इनपुट आउटपुट का गेम। तो जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ो तो पहली चीज 5 ईयर प्लान्स पे फोकस करना है। इससे रिलेटेड प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो कोई भी एग्जाम हो। 5 ईयर प्लान्स में आपको ये देखना है कि किस प्लान का क्या उद्देश्य था, यानी मोटो क्या था। बेसिकली जैसे गरीबी हटाओ वगैरह का था पहले 5 ईयर। तीसरा चीज, रिवॉल्यूशन जो आए थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट वाला, पिसीकल्चर में का किस में बढ़ाया दिया गया, इंडस्ट्रीज को किस में बढ़ाया दिया गया, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस ये बता रहा हूँ कि ये सब मेजर टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़े जाने चाहिए, ठीक है। जैसे कि कौन से में ऋणों के, अब जैसे इस प्रश्न को अगर देखें तो कहा कि पूंजीगत प्राप्तियों की मुख्य मदे सरकार, अब इतना हिंदी में लिखा है तो इस वजह से मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, बट इससे हमें यही समझ में आया कि ट्रेजरी बिल से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया, तो इकोनॉमिक्स को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो ये प्रश्न अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या पूछा गया, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं ताकि आपको दिखे। आपसे कहा गया, क्या पूछा गया, त्रिशूरपुरम, कोई चीज त्रिशूरपुरम है, मैं अंग्रेजी में लिख दे रहा हूं, त्रिशूरपुरम, क्या, त्रिशूरपुरम। त्रिशूरपुरम किस भारतीय राज्य में, पहली चीज आपको यहां फोकस करनी, किस भारतीय राज्य में, क्या चीज, यानी त्रिशूरपुरम कोई फेस्टिवल है जो किसी स्टेट में मनाया, किसी स्टेट में तो मनाया ही जाता होगा, किसी स्टेट में तो मनाया जाता है, यानी कि किस स्टेट में मनाया जाता है। तो इस फेस्टिवल से रिलेटेड क्या ये पूछा गया किस स्टेट में मनाया जाता है। देखो कहा गया त्रिशूरपुरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है। ध्यान रखना कि फेस्टिवल जब हम पढ़ते हैं तो फेस्टिवल से रिलेटेड बेसिक चीजें क्या है, जैसे उसमें किस तरह की सेलिब्रेशन होती है, जैसे होली का कलर, दिवाली का दीपक वगैरह, वैसे ये देख लेना कि ओणम में क्या होता है, बिहू में क्या होता है, डांस उसका किस प्रकार का होता है, ये सारी चीजें पढ़नी है। यानी फेस्टिवल से रिलेटेड सेलिब्रेशन किस, मुखौटा किस में पहनते हैं, कौन से डांस में किस तरह की कलाबाजी होती है, ये सारी चीजें देखो हर किसी को पता है कि कौन सा मतलब मैक्सिमम लोगों को ये पता है कि कौन सा डांस, कौन सा फेस्टिवल किस स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। आपको थोड़ा सा उनसे बेटर परफॉर्म करना है, क्योंकि ये एकेडमिक्स तो है नहीं, ये आपका क्या है, ये आपका है बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इसमें किसी को बीट करके, अब किसी को बीट कैसे करेंगे, जब आपको उनसे बेटर एनालिसिस के साथ पढ़ा होगा। इनपुट कम आउटपुट ज्यादा कैसे मिलेगा, जब हमें ये पता होगा कि कौन सा फेस्टिवल किससे रिलेटेड, लेकिन उसका सेलिब्रेशन कैसे किया जाता है। यानी कि जैसे देखो त्रिशूरपुरम किस फेस्टिवल की बात करें तो ये क्या है, आपको देखा प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है, यानी फेमस टेम्पल रिलेटेड कोई सेलिब्रेशन है, ठीक है, टेम्पल रिलेटेड कोई सेलिब्रेशन है। तो यानी हमें पता चल गया त्रिशूरपुरम टेम्पल रिलेटेड कोई त्योहार है जिसमें अपने विस्तृत जुलूसों, यानी जुलूस निकाला जाता है, आतिशबाजी यानी क्रैकर, जैसे दिवाली में होता है वैसे क्रैकर्स। तो ये सारी चीजें अगर आप मान लो त्रिशूरपुरम भूल भी जाते तो आपने कहा मंदिर उत्सव है और विस्तृत जुलूस और आतिशबाजी यानी क्रैकर्स फूटते हैं। तो आपने अगर क्रोनोलॉजी समझी होगी ना, तो मान लो नाम भूल भी गए, नाम से कंफ्यूजन भी हो गया, त्रिशूरपुरम नहीं भी याद है, तो आपको ये याद रहेगा कि टेम्पल रिलेटेड है और इसमें जुलूस निकाला जाता है, क्रैकर्स वगैरह फोड़े जाते हैं, तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा वो त्रिशूरपुरम था और ये किस स्टेट से रिलेटेड है, ये क्रोनोलॉजी। तो आपको यहां से एक चीज पढ़नी है, देखो सारे फेस्टिवल्स जो पॉपुलर फेस्टिवल्स हैं, वो फेस्टिवल्स वो किस स्टेट से रिलेटेड है, उनसे जुड़ी फेमस, किससे, किस लिए मनाए जाते हैं, किस लिए, यानी कि रीजन जानो आप, और सेलिब्रेशन स्टाइल क्या है, जैसे जुलूस निकलता है, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ो। तो अगली बार जब फेस्टिवल पढ़ना तो ये सारी चीजें किस स्टेट से है, रीजन क्यों क्यों मनाया जाता है, सेलिब्रेशन स्टाइल की मंदिर में मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया। अभी जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखे, अब मैं अगर मुझे करना हो तो मैं क्या काम करूंगा, मैं जाऊंगा उड़ीसा, मैं उड़ीसा जाऊंगा इन द सेंस कि मतलब मैं उड़ीसा जब जाऊंगा तो मैं कहूंगा उड़ीसा में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तमिलनाडु में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, कर्नाटका में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, केरला में कौन सा त्योहार मनाया, यानी मैं सारे स्टेट के त्योहारों को पढ़ने की कोशिश करूंगा। और फिर जब वहां जाऊंगा तो ये देखूंगा कि मतलब इस स्टेट से रिलेटेड त्योहार कौन कौन से हैं, वो क्यों मनाए जाते हैं, सेलिब्रेशन स्टाइल, इसका मैं एक शॉर्ट नोट्स भी बना लूंगा। तो इससे जब मैं अगली बार, वो किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा, मेरे पास वो 1 पेज का नोट्स है, मैंने पलटा, चीजें याद हो गई। और नहीं याद हो रही है अगर एक बार में तो 4 बार पढ़ो, बट पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, तभी तो आप औरों को बीट कर पाओगे। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो
क्या कहा गया, थोड़ा सा जूम कर देता हूं। यहां पे अब आपको देखने में आएगा कि पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायक, यानी क्या है ये, क्लासिकल सिंगर, ठीक है, ये क्लासिकल सिंगर है, ठीक है, जिनको अक्सर मेवाती मैस्ट्रो के नाम से जाना जाता है, और उनके ख्याल गायन में उनकी महारत और रागों के प्रति, यानी वो सिंगर है, रागा रिलेटेड, मतलब वो सिंगर है और क्लासिकल सिंगर है, और उनको किस नाम से जाना जाता है, मेवाती मैस्ट्रो। तो मैं यहां से एक सजेशन दूंगा आपको, देखो कुछ चीजों पे फोकस करना, देखो एक तो वो मेवाती मैस्ट्रो नाम से जाना जाते हैं, दूसरा शास्त्रीय गायक है, और उनको कैसा गायन करते हैं, ख्याल गायन और महारत और राग, इन शब्दों पे फोकस करना। इन शब्दों पे फोकस करोगे तो हमें एक चीज पता चलेगी कि आगे जब एग्जाम होगा तो हमें एक चीज पढ़ना कि कौन सा सिंगर किससे रिलेटेड है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्लासिकल सिंगर्स जो फेमस हैं, ठीक है। तीसरी चीज, यहां से हम ये भी देख सकते हैं कि फॉक किसी स्टेट का कौन सा है। चौथा, फॉक से रिलेटेड फेमस पर्सनैलिटीज कौन सी हैं। डांस फॉर्म्स पढ़ना है स्टेट का, कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड फेमस पर्सनालिटीज कौन सी हैं, और इसमें उन पर्सनालिटीज को वो करना है, पढ़ना है जो अभी रिसेंट न्यूज में रहे हैं। यानी न्यूज में रहने का मतलब, अगर किसी सिंगर को, किसी डांसर को कोई वो दिया गया है, कोई अवार्ड दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उनको अवार्ड, अगर पद्माश्री, पद्मा भूषण, पद्मा विभूषण, ये सबसे पॉपुलर अवार्ड है, और भारत रत्न, तो भारत रत्न तो बहुत कम लोगों को जान दिया जाता है, वो तो फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण, ये सारी चीजें किसको दी गई और वो किस फील्ड से रिलेटेड है, ये सारी चीजें। अब ऐसा नहीं कि वो पता चला तबला बजाते थे और आपने बजा दिया, अच्छा तबला बजा, बांसुरी बजवा दिया उनको एग्जाम में, तो बांसुरी बजवाओगे तो बांसुरी जैसा आप जब आंसर की आएगी तो बांसुरी जैसे बजोगे आप, आपको तो लगेगा ना वो भैया सही करके आते, तबला बजाते थे अभी यहाँ पे। तो आपको ये सिंगर पढ़ने हैं कि कौन सा सिंगर कौन से स्टेट से, ये भी जानो, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, लेकिन हाँ एटलीस्ट ये जानो कि कौन सा सिंगर अभी क्लासिकल में फेमस है, उनके फॉक, मतलब वो फॉक सिंगर से, फॉक डांसर्स कौन से फेमस है, डांस कौन सा किस स्टेट से है, कौन सा फॉक किस स्टेट से है, रिसेंट कौन से न्यूज में रहे हैं, और उनको कौन सा अवार्ड मिला है, अगर कोई अवार्ड मिला है उनका। अब यहाँ से इस प्रश्न से हमें ये चीज समझ में आई, अगर ये प्रश्न ना देखता तो मैं भी ना बताता कि भैया यहाँ से हमें ये पता होना चाहिए कि किसको किस फेमस नेम क्या है, यानी कि उनका निक नेम या फेमस नेम क्या है। अब ये नहीं कि किसी कोई हरियाणा का सिंगर है उसको काड़ू कहा जाता है घर पे तो वो पढ़ रहा है, फेमस नेम्स जो है वो पढ़ना है। क्लियर हो गया। अगला पे आते हैं, अगले प्रश्न में देखो, हाँ यहाँ पे एक चीज पे आपको फोकस करना है। यहाँ पे आपसे कहा गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पोषित पखवाड़ा 2023 का केंद्रीय विषय क्या है, क्या चीज, केंद्रीय विषय। इन चीजों पे फोकस करना है। आपने कहा यहां से कुछ चीजें मुझे पता चली, कौन सी मिनिस्ट्री ने आयोजित किया, एक कोई चीज का आयोजन हुआ तो कौन सी मिनिस्ट्री रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा, उसका सेंट्रल थीम क्या है, यानी कि उस आयोजन का थीम क्या है। तीसरा, वो किसको टारगेट कर रही है, मतलब किसका ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस क्या है, और जो मिनिस्ट्री, जो रिलेटेड मिनिस्ट्री है उसका सेंट्रल मिनिस्टर कौन सा है, कैबिनेट मिनिस्टर कौन सा, अगर कैबिनेट मिनिस्टर है तो कौन है, ये चीजें पढ़नी। वैसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अब आपको ऐसे चीज पता चल गई कि चाइल्ड एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, तो ये दो चीजों पे फोकस करेगी, किस पे, महिला और बाल, मतलब महिलाओं पे और बच्चों पे। क्या कैसा पखवाड़ा है, देखो पखवाड़ा कैसे, न्यूट्रिशन रिलेटेड यानी पोषण पखवाड़ा है। इसका सेंट्रलाइज थीम क्या है, हमें ये पता चल गया। अब हो सकता है अगले एग्जाम में पूछे कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक पखवाड़ा आयोजित किया था, वो किससे रिलेटेड था, तो न्यूट्रिशन से। इसका सेंट्रल थीम हमने, इससे देखना मुश्किल से 20 ज्यादा से ज्यादा होंगे जो आयोजन हुए होंगे पिछले एक साल में, हुए तो बहुत सारे होंगे लेकिन 20 इंपॉर्टेंट होंगे जो न्यूज में होंगे या करंट अफेयर में आपने पढ़े होंगे, और उनसे रिलेटेड थीम जरूर एक बार देख लेना। अगर आपने एक बार देखा भी होगा ना तो एग्जाम में जाके आपको याद आ जाएंगी चीजें, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के बीच में, अब ये नहीं कि एक बार 5 साल पहले देखा था, ऐसे नहीं, अगर आपने एक दो बार देखा होगा तो वहां पे चीजें एटलीस्ट तुक्का मारने से बेटर हो जाएंगे। तो आप लोग ये चीजों पे फोकस करेंगे। क्लियर हो गया। अगला देखो, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, मैं अभी इकोनॉमिक्स का जब प्रश्न बोल रहा था कि इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड आ गया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, मैं एक बार हाईलाइट कर दे रहा हूं कुछ चीजें, जैसे देखो हरित क्रांति कौन से 1950 और 60 के दशक में मैक्सिको में अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र, और यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान में कृषि विशेषज्ञों तो की एक टीम द्वारा विकसित की गई नई कृषि तकनीक को कहा जाता है। देखो यहाँ पे ये पूछ सकते थे कि हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आई थी,
ठीक है, 1950 से 60, यहां से एक प्रश्न ये तैयार हो गया। किस जो ग्रीन रिवॉल्यूशन थी उसका मेन टारगेट फसल कौन सी थी, तो हमने कहा मेजे एंड व्हीट। ठीक है, ये भी पता चल गया। अब ये कब तैयार की गई थी, ये तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते। तो जब हरित क्रांति पढ़ो तो थोड़ा सा हरित क्रांति के जनक कौन है, फादर ऑफ हरित क्रांति किसे कहा जाता है, ठीक है। तो सॉरी, अगर आप पढ़ो, एक मिनट भाई, एक रुक जाओ। हाँ, अगर आप अगली बार पढ़ने जाओ तो आप पढ़ो फादर ऑफ रिवॉल्यूशंस। अब चूंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो व्हाइट रिवॉल्यूशन पूछ सकता है, कब आया, कौन सी रिवॉल्यूशन, कौन सी क्रांति कब आई, यानी कि व्हेन। ये चीजें ध्यान रखो। उसका टारगेट क्या था, टारगेट हर चीज का पढ़ो, ठीक है। और उससे रिलेटेड कोई कंट्री अगर है, कि जैसे यहाँ पे मैक्सिको, मैक्सिको रिलेटेड कंट्री है, यानी कि कहाँ पे विकसित की गई थी, कहाँ पे डेवलप की गई थी उस टेक्नोलॉजी को, वो चीजें भी पढ़नी जरूरी है। क्लियर हो गया। तो हरित क्रांति जैसे है, अब हरित क्रांति से यहाँ से कई सारी चीजें आपको हो सकता है कि कौन कौन से मतलब चावल अनुसंधान संस्थान था कि गेहूं था, है ना। तो ये सारी चीजें ऐसे एनालाइज करो, छोटे छोटे जो उसके किस सन में आई, किस दशक में आई, ये सारी चीजें भी जानो। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था, ये ऐसे पढ़ो। हाँ, मैं मानता हूँ चीजें थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन इससे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते। क्लियर हो गया। ये क्या है, तिरकों का डॉबे राइनर के तिरकों में कितने तिरकों का उल्लेख, यार अभी ये तो डॉबे राइनर के तिरकों मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट फिर भी मैं ले चल रहा हूँ। डॉबे राइनर के तिरकों, एक मिनट, डॉबे राइनर के तिरकों, मैं यहाँ पे सर्च कर दे रहा हूँ। राइनर के डॉबे राइनर ट्रायड्स, ट्रायड्स, एक मिनट, देखते हैं क्या है ये। पहली बार पढ़ा मैंने, अच्छा। ये कुछ त्रिकोण, यार ये क्या था, ये मुझे पता नहीं है यार, टू बी ऑनेस्ट। ये लेकिन आप ये देख लेना, डोबे राइनर्स, विकिपीडिया खोल देते हैं इसका, क्या था। ठीक है, ये मुझे पहली बार देखा है मैंने भी, मैं टीचर तो हूँ नहीं इसका। देख लेते हैं क्या था। Double binary were an early attempt to sort the element into some logical order and set based on their physical properties. They are analogs to groups column on the modern period. 53 elements were known at it. ठीक है, ये कोई डोबे राइनर कोई साइंटिस्ट थे, जिनके टाइम पे क्या हुआ था कि जो एलिमेंट्स अपने जो नोन एलिमेंट्स हैं, जो नोन एलिमेंट्स हैं उनको एक ऑर्डर में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के तरह पे, मैं उस पे आ जाता हूँ वन नोट पे अपने। देखो, अब यहाँ पे देखो, डॉबे राइनर जो है, डॉबे राइनर में ये कोई साइंटिस्ट थे, ये ध्यान है, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड थे, साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या करा कि कोई भी जो हमारे नोन एलिमेंट थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे उनको रोज और कॉलम्स में डिवाइड किया था। ठीक है, अब कितने तिरकों का उल्लेख किया ये जानने के लिए, कितने तिरकों का, तिरकों बोले तो ट्रायड्स, वेर एन अर्ली अटेम्प्ट टू सॉर्ट इनटू 53 एलिमेंट। अच्छा हाँ, 53 एलिमेंट उस टाइम पे नोन थे। ये देखो, एलिमेंट वन, एलिमेंट टू, की लिथियम, सल्फर, सेलेनियम, ये क्या है यार, फॉर नॉट ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ, फॉर एवरी द डोबेराइनर स्ट्रैट्स आर नॉट एप्लीकेबल, एफसीएल द एटॉमिक सेल इज नॉट एट द, ये पढ़ लेना आप, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इससे ये पता चला कि जो हमारा एटॉमिक मतलब सॉरी पीरियोडिक टेबल अभी बना है, उसमें उससे पहले, जैसे अभी एटॉमिक नंबर के आधार पे है, फिर एटॉमिक वेट के आधार पे भी था पहले, उससे पहले डॉबेराइनर ने कुछ बनाया था जिसमें 53 नॉन एलिमेंट को उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर डिवाइड किया था रोज और कॉलम्स में। तो इससे हमें ये पता चला कि पीरियोडिक टेबल को अभी वाली नहीं, उससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो भी पढ़ लेने हैं। तो अभी आप डॉबेराइनर, ये एटलीस्ट डॉबेराइनर तो पढ़ लेना, इससे रिलेटेड जो विकिपीडिया पे अभी दिखा वो आपको पढ़ लेना। क्लियर हो गया, साइंस का प्रश्न था। हाँ, ये देखो, अब एक चीज यहां से पता चली, यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट ये लगा कि जुलाई 2023 का करंट अफेयर पूछा गया। अभी कौन सा एग्जाम, ये कौन से महीने में एग्जाम हुआ, फरवरी में। फरवरी से फिर जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर और अगस्त, यानी आपका कितने महीने का करंट अफेयर देखो, 4 और एक 5 और 2 7, 7-8 महीने का, यानी मिनिमम 9 मंथ्स का, जितने में बच्चा होता है उतने का करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इससे आपको क्या होगा कि यहाँ पे देखो एक चीज, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस राज्य से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अब यहाँ पे देखो क्यों पूछा गया होगा ये प्रश्न, वैसे राज्यसभा में बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन चूंकि ये भारत के विदेश मंत्री और बहुत पॉपुलर नेता है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेता ऑफ दिस गवर्नमेंट है एम जयशंकर, या मान लो नितिन गडकरी साहब, अमित शाह साहब, ये सब कोई भी काम करेंगे, राजनाथ सिंह सर हो गए, ये सब कोई काम करेंगे तो इनसे रिलेटेड प्रश्न आएगा। अब चूंकि आपको पता है ये राज्यसभा से रिलेटेड है, तो किस स्टेट से पूछा गया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इससे हमें दो चीजें सीखने में आई। एक चीज देखो,
पहली चीज, राज्यसभा में कोई भी मेंबर जो नॉमिनेट होता है वो किस स्टेट से नॉमिनेट होता है, और एक चीज और ध्यान रखें, वो फेमस मेंबर होना चाहिए। मान लो कि कोई मेंबर नॉमिनेट हुआ, उसको हर किसी को थोड़ी पढ़ पाओगे पूरे राज्यसभा मेंबर्स को, इन कोई फेमस गेम पर्सनालिटी है या फिल्म पर्सनालिटी है या कोई फेमस पर्सनालिटी है, उससे रिलेटेड आप ये जानना कि किस स्टेट से नॉमिनेशन करता है राज्यसभा के लिए। और एक चीज और कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनसे रिलेटेड सारे प्रश्न, या उन्होंने कुछ नॉमिनेशन किया या कुछ बड़ा किया होगा, अब उनकी सदस्यता सबसे बड़ी चीज है ना, कि तभी तो मिनिस्टर बन। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इन जुलाई 2023 का अगर करंट अफेयर फरवरी 2024 में पूछा जा रहा है, यानी कि आपको 8 से 9 महीने का करंट अफेयर पढ़ना है। राज्यसभा रिलेटेड, इलेक्शन रिलेटेड, अभी इलेक्शन है, इलेक्शन रिलेटेड खूब प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़नी, यानी आपका अगर एग्जाम सितंबर में हो रहा है तो आपको जनवरी टू सितंबर एकदम तैयार रखना है। जनवरी टू सितंबर 2024 के लिए एकदम तैयार रहना है, एकदम बढ़िया से पढ़ना है ये चीजें, ठीक है। भारत के संवैधानिक निकायों का एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी है। अब देखो यहां से एक चीज पता चला, हमें सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज याद रखनी है। जरूरी नहीं ना कि सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज याद रहे, तो जो फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उनको हम पढ़ लेंगे। बताना कमेंट सेक्शन में, बताना क्या यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर है तो नहीं है तो दोनों में से कोई सा एक ऑप्शन, यस और नो, आपको कमेंट सेक्शन में बताना। यानी आपको क्वालिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई, ठीक है, ऑटोनॉमस बॉडीज हो गई, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। और साथ ही साथ एक चीज ये याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हो गया कोई चीज, या अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन भी इंपॉर्टेंट होगा, या फिर कोई मान लो कि सेंसस से रिलेटेड चीज हो गई, तो ये सारी चीजें को आपको पढ़ना है पॉलिटी में। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, हाँ एक चीज और, पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट बनता है वो पार्ट 4 तक बनता है, ठीक है। आपका पहले इंडिया एंड इट्स स्ट्रक्चर पहला, दूसरा सिटीजनशिप, तीसरा फंडामेंटल राइट्स, चौथा फंडामेंटल मतलब फंडामेंटल राइट्स के बाद क्या है यार, फंडामेंटल ड्यूटीज, और जो भी मतलब शुरू के 3-4 पार्ट हैं वो सारे पार्ट आपको पढ़ने जरूरी है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट, उसके बाद है लोकसभा और मतलब दोनों सदन, राज्यसभा, ये तीनों चीजें मतलब इससे रिलेटेड जो प्रश्न है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट एटसेट्रा, जो भी लोकसभा राज्यसभा जो भी चीजें हैं वो भी अपना। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है आपका देखना पेपर, देखना पिछले 5 सालों का, तो उससे आपको आइडिया लगेगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल राजभाषाएं, क्या कहते हैं म्यूनिसिपालिटीज, ये सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये सब सारी चीजें, ऑटोनोमस, ये सारी चीजें पढ़ लेना एक बार जब पढ़ना हो तो। इस पे जा, हाँ देखो मैंने क्या कहा था अभी जब मैं सिंगर्स की बात कर रहा था, तो उसमें मैंने कहा था कि डांस फॉर्म भी याद रखना। तो यहाँ से गिद्दा का पूछ लिया गया, गिद्दा हो गया, भंगड़ा हो गया, जो भी मतलब नौटंकी जो भी फलाना डिमका है, उससे रिलेटेड केवल यही डांस फॉर्म नहीं पढ़ना है, कौन से स्टेट से रिलेटेड है, फेमस पर्सनालिटीज कौन सी हैं, और अगर उनको कोई अवार्ड मिला है लेटेस्ट, ठीक है, जैसे बिरजू महाराज को मिला था, इन सबको ये सारी चीजें पढ़नी है। तो स्टेट कौन से स्टेट से रिलेटेड है वो डांस, या किस स्टेट से कौन सा डांस रिलेटेड है, उससे फेमस पर्सनैलिटीज कौन है, उनको कौन सा अवार्ड मिला, ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो डांस में ऐसा तो है नहीं किस तरह डांस करते हैं वो तो पूछेंगे नहीं, वीडियो तो बनवाएंगे नहीं। हाँ ये देखो, मैंने जब बताया था मैंने कहा था देखो इसमें देखो, मौमा दास निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं, यानी कि अभी मैंने जब वो फेडरेशन की बात कर रहा था, तो प्लेयर, इनको कोई अवार्ड पक्का मिला होगा, प्लेयर ने अगर कोई अवार्ड जीता है तो, अदरवाइज तो बहुत सारे प्लेयर हैं, कितनों को याद रखोगे, एटलीस्ट अवार्ड या कोई मेडल लेके आई है ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में, किसी में कोई मेडल लेके आई है तो वो इंपॉर्टेंट बन जाती है। दूसरी चीज, वो किस गेम से रिलेटेड है, ठीक है, या किसी ने अगर संन्यास ले लिया है ना, किसी ने रिजाइन करा है, अभी रिजाइन क्या बोलते हैं उसको, मतलब संन्यास लिया है, तो उनका भी उनके बारे में जानना जरूरी है। और प्लेयर्स और उनसे रिलेटेड गेम्स और उस गेम से रिलेटेड ट्रॉफीज, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप केवल यही ना जाया करो कि बस एक गेम पढ़ लिया, इससे रिलेटेड ट्रॉफी, उससे रिलेटेड फेमस जो अगर कोई अभी घटना हुई है तो वो भी पढ़ लिया करो, गूगल करोगे सारी चीजें मिल जाएंगी। बोलो क्लियर हो गया, ये क्या है, हाँ ये देखो अब ये क्या आ गया, हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड प्रश्न है। अब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ चीजें पूछती हैं कि उस टाइम पे घर कैसे थे, ठीक है। दूसरी चीज किसकी पूजा होती थी, वर्शिप कौन, डाइटी कौन था। तीसरी चीज कौन सी फसलें उगाई जाती थी। यहाँ से ये भी पूछ लेते हैं कि क्या क्या चीजों की खोज हो चुकी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। पांचवी चीज, क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ से मिली हैं, ये सारी चीजें पूछते हैं। छठवां,
यहाँ पे देखो कहा गया इस शहर कच्छ के रण में बेट के नाम से केस, यानी आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज थी ना, वो कहाँ पे प्रेजेंटली कहाँ पे स्थित है, प्रेजेंटली कहाँ पे स्थित है। जैसे धौलावीरा कहाँ है, अब आपने यहाँ पे देखा धौलावीरा का पूछ लिया गया। अब हो सकता है अगले एग्जाम में क्या करे, एसएससी कहती नहीं मोहनजोदड़ो बताओ कहाँ पे है, अभी लोथल कहाँ पे है, हड़प्पा कहाँ पे है, धौलावीरा का, या कहाँ से क्या चीज मिली थी। जैसे मोहनजोदड़ो से क्या मिला, लोथल में क्या मिला खुदाई में, हड़प्पा में क्या मिला, धौलावीरा में क्या मिला, ये सारी चीजें जानना जरूरी है। तो ऐसे नहीं कि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन गए पढ़ने, पढ़ के चले आए, यही नहीं ध्यान दिया। इन चीजों पे फोकस करना है। आपने देखा कि यहाँ पे क्या था, ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी, ये चीजों पे फोकस करना, ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी, क्लियर हो गया, ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी। ऐसे देखो, ये देखो एक और फिर से पूछ लिया, खिलाड़ी और उनसे संबंधित, स्मृति मंदाना क्या खेलती हैं, आरसीबी की कैप्टन हॉकी खेलती हैं, और ज्योति आराजी क्रिकेट खेलती हैं, बताओ। ज्योति आराजी हॉकी से रिलेटेड है और स्मृति मंदाना क्रिकेट से, बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या सही हूँ गलत हूँ, क्योंकि मैं ज्योति आराजी को सही में नहीं जानता, ठीक है, कि ये क्रिकेट खेलती हैं या नहीं खेलती। ये क्रिकेट तो पहली चीज मुझे ये है कि ये क्रिकेट तो नहीं खेलती, ये शायद हॉकी खेलती है, ये तो स्मृति को तो सब कोई जानता है, ये कैप्टन है अपनी, कैप्टन थी भी, हरमनप्रीत अभी हो गई, लेकिन ये कैप्टन थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन सा प्लेयर, और अभी देखो डब्ल्यूपीएल हुआ है तो इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है, आईपीएल होता है, कोई टेस्ट सीरीज होगी रिसेंट, कोई वनडे सीरीज होगी, ठीक है, ओडीआई सीरीज होगी, टी20 सीरीज होगी, कौन सी कंट्री जीती, या कोई ट्रॉफी चल रही है, मान लो कि कौन सा, जैसे क्रिकेट में भी कौन सा होता है यार, ये कौन सा होता है यार, अभी जो हुआ था यार, भूल जाता हूँ, जो ये एशिया कप, एशिया कप हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है, कौन कैप्टन है, ये इट्सेट्रा, ये सब प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। घाटे में कटौती के बारे में, ये भी उसी का रिलेटेड प्रश्न है, क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स का, यानी कि अगर आपको लॉस में वो कम करना है, यानी कि लॉस को कम करना है, तो क्या कर सकते हैं, करों में वृद्धि इतना, मतलब ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, ये जाके इकोनॉमिक्स से पढ़ोगे। लूसेंट, एक चीज और बताऊं, इकोनॉमिक्स जब भी पढ़ना ना, तो लूसेंट से ज्यादा कुछ भी ना पढ़ना, क्योंकि एसएससी में अगर आना होगा तो लूसेंट से आ जाएगा, अदरवाइज आप कितनी भी चीजें पढ़ लोगे, ये चाहे रमेश सिंह पढ़ लो या कुछ भी पढ़ लो, XYZ सोर्स या मृणाल सर का हैंड आउट पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है। अगर आना होगा तो इसी से रिलेटेड आ जाएगा, अदरवाइज जीएसटी वेस्टी रिलेटेड प्रश्न भी आ जाते हैं। तो बस लूसेंट को कई बार पढ़ लेना, ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, ठीक है। ये देखो भारतीय संसद में क्या क्या शामिल है, अब देखो कितना बेसिक सा प्रश्न है, लेकिन ये देखो पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रश्न आ गया, तो आपको पता है पार्लियामेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। और कई लोग क्या काम करते हैं पार्लियामेंट में, बस दो चीजें ध्यान देते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन आपको पता है इसका एक पार्ट होता है प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट भी होता है, लोकसभा भी होती है, राज्यसभा भी होती है। किसको परमानेंट हाउस कहा जाता है, राज्यसभा को क्यों कहा जाता है, ये सारी चीजें पढ़ा करो, तो ये जाना करो कि किसका विघटन हो तो किसको डाइल्यूट कर सकते हैं, किसको डिजोल्व कर सकते हैं, किसको नहीं डिजोल्व कर सकते, ये सारी चीजें क्यों नहीं कर सकते, इलेक्शन कब होता है, कैसे इलेक्शन होता है, कितना टेन्योर होता है, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें ध्यान रखा करो, क्लियर हो गया। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव, ये सारी चीजें अलग चीज है, लेकिन पार्लियामेंट जब पढ़ना तो अच्छे से पढ़ना, क्लियर हो गया। ये देखो फिर से मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पे पूछा, दो चीजों पे फोकस किया, कर्नाटक की किस नृत्य शैली में पुरुषों के गले में बड़े ढोल लटकाए जाते हैं, क्या करते हैं, बड़े बड़े ढोल इनके गले में लटका दिया जाते हैं, और क्यों मनाया जाता है, धार्मिक और युद्ध उत्साह के लिए। मैंने क्या बताया था अभी आपको, मैंने जब बताया था, तो आपको देखो स्टेट, मैंने क्या बताया था, स्टेट, तो स्टेट आ गया, क्या है, डांस है, डांस है, ठीक है, किसके गले में, यानी कि रिलेटेड किससे है, क्या करा जाता है, किस तरह, सेलिब्रेशन स्टाइल, सेलिब्रेशन स्टाइल। और एक चीज और मैंने बताया था कि किस लिए मनाया जाता है, यानी कि रीजन क्या है मनाने का, तो ये भी ध्यान रखना। जैसे विजयदशमी क्यों मनाया जाता है, राम जी ने विजय प्राप्त करी थी, तो आपको यही नहीं पढ़ना है। हम क्या करते हैं, कर्नाटक की नृत्य शैली हमें पता चल गया, अब हमें यही नहीं पता कि किस लिए कैसे मनाया जाता है, तो देख लेना एटलीस्ट। इसी वजह से वीडियो जो ग्राफिक, मतलब वो एनिमेशन वाली वीडियो बहुत सही है, उसमें आपको पिक्चर भी दिखता है। इसी वजह से मैं कहता हूँ किताबों से ज्यादा ये सब स्टेटिक पोर्शन आप वीडियो में देखो, वीडियो में देखोगे तो आपको डांस बजा, ऐसे ढोल बजाता हुआ एक इंसान नजर आएगा, तो वो आपके मतलब जो मेमोरी होती है ना, एक तो होती है देखने से, एक होता है बोलने से, एक होता है सुनने से, और एक होता है सबसे जो स्ट्रांग मेमोरी होती है, फिल्में हमें क्यों नहीं भूलती, क्योंकि हमने चीजें अपनी आंखों से देखी होती है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि स्टेट किस स्टेट से रिलेटेड है, क्या है, डांस है, फोक है, मतलब इससे किस चीज से रिलेटेड है, यानी पुरुष नाचते हैं, महिलाएं नाचती हैं, पुरुष गाते हैं, महिलाएं गाती हैं, उड़म में क्या होता है, वगैरह वगैरह। और उसके बाद इसका स्टाइल क्या है, सेलिब्रेशन स्टाइल क्या है, तो सेलिब्रेशन स्टाइल में आपने देखा कि क्या होता है, पुरुषों के गले में एक ढोल बांध दी जाती है और कहते हैं नाचो। ठीक है, और रीजन क्या है, रीजन यहाँ पे है कि अगर आपने क्या कहते हैं, धार्मिक और युद्ध उत्साह के लिए
जाना जाता है। ठीक है, तो इसको अब यहाँ पे अगला जब आप एग्जाम देने जाना उससे पहले ये पेपर को उठाना, और डोलू कुनिठा क्या होता है इसके बारे में सारी चीजें, किस स्टेट से रिलेटेड है, किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, रीजन क्या है, डांडिया क्यों मनाया जाता है, कुम्मी क्यों मनाया जाता है, घोड़े मोदनी जो भी है ये क्यों मनाया जाता है, किस स्टेट से रिलेटेड है, सारी चीजें लिख लेना अभी। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। देखो एक चीज और पता है कि सेंसस अभी होनी थी, हो नहीं रही है, या होगी हमें नहीं पता। ठीक है, होनी तो थी 10 साल बाद, 21 में होनी थी, लेकिन अभी नहीं हो पाई। 10-10 साल पे होती थी। भारत की 2001 की 2011 की ही जनगणना लेटेस्ट हुई है। ठीक है, अब इसमें देखो किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम। आपको पता होगा किस किस अनुपात में, किस राज्य में लिंगानुपात जो है वो कम है। आपको क्या काम करना है, सेंसस 2011 की देखनी है, यानी कि 2011 की जनगणना देखनी है। उसमें लिटरेसी कहाँ की सबसे ज्यादा है, रेशियो, जेंडर रेशियो कहाँ पे, क्या, एज नहीं, एज ग्रुप छोड़ो, जेंडर रेशियो कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, जीडीपी वगैरह सारी चीजें किस स्टेट के क्या है, मतलब सबसे ज्यादा और सबसे कम एटलीस्ट जानो। ठीक है, तो 2011 की सेंसस उठाना भी हमारे पास, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक 2011 की ही सेंसस रहेगी। तो ये इस वजह से इस पे फोकस करना जरूरी है, 2011 वाली सेंसस पे। और सेंसस पहली बार कब हुई थी ये भी पढ़ना जरूरी है ना। कहा कि पुनर्जागरण के जनक, देखो एक चीज ध्यान रखना, कोई इंडियन लेवल पे, मतलब पैन इंडिया लेवल पे कोई पुनर्जागरण का जनक है कोई, ये वैसे हिस्ट्री का प्रश्न है, मॉडर्न हिस्ट्री कह लो या एंशियंट हिस्ट्री या मिडाइवल हिस्ट्री, हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न। आप एक चीज ध्यान रखना कि जब आपका एग्जाम होता है ना, तो दो चीजों से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। जब आपका एग्जाम होता है तो सबसे ज्यादा आते हैं मॉडर्न से, और उसके मतलब मॉडर्न और एंशियंट, इससे ज्यादा प्रश्न आते हैं। लेकिन अब एसएससी का हम ये नहीं कह सकते ना, उसने मिडाइवल भी दे रखा है, तो मिडाइवल, इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस से ज्यादा प्रश्न आते हैं, और उधर सिविलाइजेशन से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, बीच में प्रश्न बहुत कम आते हैं। ठीक है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद थोड़ा थोड़ा प्रश्न आ जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड, फिर उनके जो एक्ट वगैरह थे उससे रिलेटेड, उसके बाद इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, बाकी का पार्ट उधर पॉलिटी बन जाता है। तो आप जब भी पढ़ने जाना तो इंडिया का मतलब पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं, इसका जनक किसे कहते हैं, फादर ऑफ दिस चीज क्या कहते हैं। ठीक है, उनके फेमस, अब जैसे यहाँ पे आप चार लोगों का नाम देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो आप ये देखना कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर को तो कुछ नहीं कहा जाता है, इनका पॉपुलर नेम। राजा राम मोहन राय को तो कुछ इनके बारे में संज्ञा तो नहीं दी गई है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से रिलेटेड क्यों इनको हिस्ट्री में रखा गया, ये चीजें। और रविन्द्रनाथ टैगोर को कुछ तो नहीं कहा जाता है। तो ये सारी चीजें पढ़ना, जब ऑप्शन दिखे तो इनसे रिलेटेड की क्यों, मतलब इनका पॉपुलर नेम क्यों है, हिस्ट्री में क्यों है, ये सारी चीजें। और साथ ही साथ एक चीज और देखें कि जब पढ़ा करो कि क्यों कहा गया, मतलब जब ये जानो कि किसको कहा गया और उसके बाद क्यों कहा गया। तो क्यों, यहाँ देखो, बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इस वजह से इनको पुनर्जागरण का जनक कहते हैं। ठीक है, तो आपको फेमस पर्सनैलिटी जो भी हिस्ट्री के हैं वगैरह, उनसे रिलेटेड क्रोनोलॉजी को समझो। क्रोनोलॉजी समझे रहोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, मैं जीएस का टीचर नहीं हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे एनालिसिस करना है। क्लियर हो गया, ये देखो। अब देखो ये प्रश्न मैंने क्या बताया था, कोई भी जब गेम देखो ना, ओ सॉरी एक मिनट, ये देखो, का एक मिनट, कहा गया कि उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसके नाम पे नई दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था आपको कि कोई भी पर्सनैलिटी जब फेमस हो, फेमस यानी रिसेंट इन द न्यूज, रिसेंटली वो न्यूज में होना चाहिए। न्यूज में क्यों, क्योंकि इनके नाम पे स्टेडियम बना दिया गया, स्टेडियम बना दिया गया तो ये फेमस हो गए। मतलब वो ऐसे भी पॉपुलर, इन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ करा होगा, लेकिन इनके नाम पे स्टेडियम इसी वजह से बनाया गया पॉपुलर। और ये इस टाइम पे इनका नाम क्यों पूछा गया, क्योंकि इनके नाम पे अभी 2023 मतलब लास्ट एक साल में कोई चीज हुई होगी, चाहे स्टेडियम बनाया गया होगा, चाहे कोई पवेलियन बनाया गया होगा, या इन्होंने कुछ गोल्ड मेडल जीत लिया होता, ले जाके हॉकी को गोल्ड मेडल जीता दिया होता कॉमनवेल्थ में, या कुछ भी। तो इस तरह की फेमस वर्ड। तो आपको एक चीज याद रखना है कि किस, अब ये भी हो सकता है कि अगले एग्जाम में पूछ ले कि बलबीर सिंह किस गेम से रिलेटेड है, बलबीर सिंह क्या खेलते हैं जिनके नाम पे नई दिल्ली में स्टेडियम बनाया गया। तो आपको ये याद रखना है कि किस गेम से रिलेटेड है, उन्होंने रिसेंट में क्या किया है, और उनके मतलब उनको कोई अवार्ड अवार्ड मिला है, तो ये भी जान। क्लियर हो गया, ये देखो 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार, फिर से किस पे फोकस कर रहे हैं, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार। ठीक है, भारत का सबसे कम साक्षर राज्य, मैंने क्या बताया था कि जब कुछ भी पढ़ो तो लिटरेसी सबसे ज्यादा, यानी कि हाईएस्ट भी पढ़ना है और उसके साथ में लोवेस्ट भी पढ़ना है। तो ये दोनों चीजें उसी चीज में, लिटरेसी हो, पॉपुलेशन हो, आपका जेंडर रेशियो हो, आपका जीडीपी हो, आपका कुछ भी वहां पे, मतलब जो सबसे ज्यादा सबसे कम से रिलेटेड कुछ भी हो, तो सारी चीजें देखनी है। आई होप आपको इन 20 प्रश्नों ने ये सिखा दिया होगा कि
किस तरह से आपके जीके की वगैरह की एनालिसिस करनी है। अब कोई भी एग्जाम आए तो उसका ऑप्शन जरूर देखना, ठीक है। ऑप्शन जैसे अभी हमने यहाँ पे फेमस पर्सनैलिटी देखी, यहाँ पे अब मेजर ध्यानचंद के नाम पे मेरी ऑफिस मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में है, ठीक है। एमएचए की एक ऑफिस मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, इनके नाम पे एक स्टेडियम बना हुआ है हॉकी का, जहाँ पे नेशनल स्टेडियम। धनराज पिल्लई किस गेम से रिलेटेड थे? सरदार सिंह, ये सब हॉकी रिलेटेड प्लेयर्स हैं, और हॉकी रिलेटेड प्लेयर्स हैं, इनके सब के नाम। अब मान लो मेजर ध्यानचंद के नाम पे कोई चीज मोदी सरकार ने या कोई गवर्नमेंट ने घोषित कर दिया, मान लो जो भी गवर्नमेंट है उसने कुछ घोषणा कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो वो तुरंत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखो कि गवर्नमेंट ने किसको तवज्जो दी है, उनके नाम पे कुछ बनाया गया, उनने अवार्ड जीता, ये सारी चीज अगर हो जाती है तो वो पर्सन इंपॉर्टेंट बन जाता है, चाहे वो 500 साल पुराना पर्सन हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। और मैं एक चीज और बताऊंगा, देखो कुछ चीजें अभी और ध्यान रखने की है। जैसे अभी आपको पता है कि कुछ चीजें अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है। जैसे मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, देखो पहला देखो, ओहो बहुत मोटा हो गया क्या? ठीक है। जैसे देखो पहला देखो, पहला अभी आपको पता है कि लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, चुनाव। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन चीफ कौन है? इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी सीईसी कौन है? ठीक है, अभी रिजाइन भी करा था किसी ने। अगर किसी बॉडी के चीफ ने रिजाइन करा है तो वो पर्सन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नए चीफ अगर कोई ज्वाइन करते हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरी चीज, चुनाव कब से स्टार्ट हुए, कौन सी लोकसभा का चुनाव है, कौन सी भी लोकसभा का चुनाव है, इससे पहले पीएम कौन रहा है जो तीसरी बार लगातार जीता है, या दूसरी बार लगातार, 2 बार लगातार जीते हैं। इससे पहले जब चुनाव हुआ था उसमें क्या हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा किस पार्टी की सीट्स आई थी, वगैरह वगैरह। इस तरह की क्रोनोलॉजी को समझ के अगर आप कोई भी टॉपिक तैयार करोगे तो आपको वो बहुत ढंग से तैयार होगा। और अगर आपको केवल लगता है कि नहीं भैया मैंने तो बस जो लिखा है वही पढ़ लेनी है, तो ऐसे तो हर कोई पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये तो था अपना बेसिक चीज। अब हम एक चीज और बता दे रहे हैं, घोषणा कर दे रहा हूँ, घोषणा इन द सेंस कि आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूँ। देखो, एक तो अपना पता है आपको कि स्टार बैच में मैंने मैथमेटिक्स खूब अच्छे से करवा रखी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दूसरी चीज, अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, उसकी भी सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तीसरी चीज अपना ये है कि अपनी लेटेस्ट 50 to 100 क्वेश्चंस का हर टॉपिक वाइज जो 2023-24 में पूछे गए हैं, उनके प्रश्नों को इंक्लूड करते हुए मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें 5-7 टॉपिक हो गए हैं, और जो बचे हुए हैं उसमें जीडी के भी प्रश्नों को मैं कवर करूंगा। तो ये सीरीज भी फॉलो करना है। और तीसरी चीज ये हो गई या दूसरी चीज हो गई, चलो तीसरी चीज मान लेते हैं। तीसरी चीज हो गई, चौथी चीज जान लो। चौथी चीज ये ध्यान रखना कि सबके पीडीएफ टेलीग्राम पे या तो अवेलेबल है, और अगर नहीं अवेलेबल है तो आप प्लीज ना मांगा करो, क्योंकि अगर मेरे पास टाइम होगा तो खुद ही प्रोवाइड कर दूंगा, और अगर टाइम नहीं है तो मैं आपके मांगने से मैं थोड़ा ये हो जाता है कि यार मांग रहा है नहीं दे पा रहा हूं, ठीक है। तो चैनल पे नहीं होना सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी सारे कोई भी लास्ट 1 साल का करंट अफेयर आप तैयार रखना। अब अगर आप सीजीएल देने जा रहे हो तो आप जनवरी से, मिनिमम जनवरी से सितंबर तक का तो तैयार रखना, और उसमें किस तरह से पढ़ना है ये आपको पता लग ही गया होगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स, वंदे मातरम एंड जय हिंद।